औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज की आंखें धधकते सुर्ख लाल सलिए से निकलवा ली, वो औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज की जुबान कटवा दी, औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज को 40 दिन तक भीषण यातनाएं देने के बाद हत्या कर दी, वो औरंगजेब जिसके आदेश से गुरु गोविंद सिंह के 9 साल के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और 7 साल के साहिबजादा फतेह सिंह को वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, वो औरंगजेब जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, उस औरंगजेब के भक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। ऐसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के भक्त हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्सरे। भारत में कोई भी अपने बच्चों का नाम रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, औरंगजेब नहीं रखता और बड़ी हैरानी की बात है कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को औरंगजेब में फरिश्ता दिखाई देता है। खैर, कुछ भी कहने सुनने से पहले ये जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने क्या कहा है। आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। आजमी ने यह भी दावा किया कि औरंगजेब और संभाजी के बीच लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता की थी। न जाने अबू आजमी ने कौन सा इतिहास पढ़ा है जिसमें औरंगजेब की उन्हें क्रूरता नहीं दिखाई देती। उनके इस बयान पर जब सियासी जलजला उठा तब अबू आजमी ने माफी मांग ली। हैरान करने वाली बात यह है कि अबू आजमी ने अपनी गलती मान ली, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमी के बचाव में उठ खड़े हुए। अखिलेश यादव का बयान वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं भाजपा। यह है अखिलेश यादव की समाजवादी विचारधारा। खैर, डीएनए तो मुलायम सिंह यादव का ही है, जिन्होंने कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, महिलाओं के बलात्कार पर बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अखिलेश यादव पर समय बर्बाद न करके मुद्दे की बात पर लौटते हैं। मुद्दे की बात यह है कि औरंगजेब क्रूर शासक था या नहीं। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है छावा। यह फिल्म संभाजी राजे, शिवाजी राजे भोसले और मुगल बादशाह अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के बीच दुश्मनी पर आधारित है। संभाजी का किरदार विकी कौशल और औरंगजेब का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है। फिल्म निर्माता कहते हैं कि फिल्म में असल इतिहास दिखाया गया है। औरंगजेब द्वारा संभाजी पर की गई क्रूरता को कम करके ही दिखाया गया है। औरंगजेब ने संभाजी पर फिल्म में दिखाई गई यातना से कहीं ज्यादा क्रूरता की थी। इस पूरे सियासी भूचाल के बीच मैं आपको सच्चा इतिहास दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं। 3 अप्रैल 1680 ये वो तारीख है जिस रोज छत्रपति शिवाजी महाराज इस धरती से कूच कर गए, उनका निधन हो गया। 14 मई 1657 को पुणे से 50 किलोमीटर दूर पुरंदर के किले में जन्मे संभाजी 23 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर आसीन हुए। क्रूर मुगल औरंगजेब से मराठों की दुश्मनी पुरानी थी, यानी संभाजी के पिता शिवाजी राजे के समय शुरू हुई थी। संभाजी और औरंगजेब की दुश्मनी के इतिहास से पहले आपको यह बताता हूं कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। औरंगजेब के 3 भाई दारा शिकोह, शाह सुजा और मुराद बख्श थे। सिंहासन के लालच में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारागार में डाल दिया। बड़े भाई दारा शिकोह की बड़ी ही क्रूरता से हत्या करवा दी। सबसे छोटे भाई मुराद बख्श को भी मरवा दिया। वो औरंगजेब जो न अपने पिता का हो सका न अपने सगे भाइयों का। वो औरंगजेब अबू आजमी को देवता स्वरूप लगता है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसी सोच रखने वाले अबू आजमी जैसे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। शिवाजी और औरंगजेब की दुश्मनी तब शुरू हुई जब शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने भी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। शाहजहां के कहने पर औरंगजेब ने बीजापुर से संधि की। फिर शाहजहां को कैद करके औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बन गया।
और एक बार फिर दक्षिण का रुख किया। शिवाजी बहुत ही शक्तिशाली थे। औरंगजेब ये जानता था। उसने शिवाजी की शक्ति को खत्म करने की जिम्मेदारी अपने मामा शाइस्ता खान को सौंपी। शाइस्ता खान एक बड़ी फौज लेकर पूना पहुंचा। एक दिन शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमला किया और उसे मार डाला। इस हमले में शिवाजी की 4 उंगलियां भी कट गई थी। जब 1656 में बीजापुर पर औरंगजेब की सेना ने हमला किया, उसका सिपहसालार था अफजल खान। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि नवाब मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद जब बीजापुर की गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हुई तो अफजल खान बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। उसने बड़ी बेगम के कहने पर एक एक करके 3 जनरलों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले वो सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौता के बहाने मार चुका था। अफजल खान ने शिवाजी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने दोस्ती के बहाने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि वो खुद शिवाजी के जाल में फंस चुका था। शिवाजी अफजल खान से मिलने जावली पहुंचे। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर अफजल खान और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात तय हुई। वैभव पुरंदरे ने अपनी किताब शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी ने मां भवानी की पूजा के बाद सफेद पोशाक पहनी, उसके नीचे लोहे का बख्तर पहना, सिर की रक्षा के लिए पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी, दाहिने हाथ की आस्तीन के नीचे बिछुआ जो एक हथियार की तरह होता है उसे रखा और बाएं हाथ में वाघनख रखा ताकि किसी की नजर न पड़े। शिवाजी अफजल खान से मिलने उसके पास पहुंचे। अफजल खान शिवाजी से गले मिला और उसने अपने बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन दबोच ली। दाहिने हाथ से शिवाजी पर वार करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने तो बख्तर पहन रखा था, इसलिए उन पर वार का कोई असर हुआ नहीं। शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपनी बाईं कलाई छुड़ाते हुए हथेली में छिपा वाघनख अफजल खान को घोंप दिया और अफजल खान को मार डाला। औरंगजेब इन सभी घटनाओं के बाद बहुत परेशान हो गया था। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए संभाजी ने भी औरंगजेब को चुनौती देना जारी रखा। वो 1982 का साल था जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। संभाजी शेर की तरह खड़े रहे। गुरिल्ला युद्ध में उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी मुगलों की फौज को एक नहीं कई बार धूल चटाई। ब्रिटिश भारत के एक इतिहासकार कैप्टन ग्रांट डफ ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखा है, शिवाजी महाराज और उसके बाद संभाजी महाराज ने अपनी नौसेना का इस्तेमाल मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में किया। उन्होंने उस दौर की नौसैनिक तकनीक अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उनके जहाजी बेड़े उन्नत नेविगेशन सिस्टम और तोपखाने से लैस थे जो उन्हें नौसैनिक लड़ाइयों में स्वराज्य को अजेय बनाते थे। उनका एक महत्वपूर्ण नौसैनिक संघर्ष कोंकण तट के पास जंजीरा द्वीप के सिद्दियों के खिलाफ था, जिन्हें अपनी नौसेना के दम पर उन्होंने पस्त कर दिया था। 1685 तक औरंगजेब की फौज मराठों से मुंह की खाती रही। 1687 में मुगलों ने पूरी ताकत झोंक दी। इस युद्ध में संभाजी के विश्वास पात्र सेनापति हम्बीर राव मोहिते वीर गति को प्राप्त हुए और 1689 में संभाजी की एक बैठक में मुगलों ने घात लगाकर हमला किया। कुछ दगाबाजों की बदौलत संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। मेमोरीज डी फ्रैंकोइस मार्टिन फोन में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्टिन ने लिखा है, 1689 की शुरुआत में संभाजी महाराज ने अपने महत्वपूर्ण प्रमुखों को कोंकण के संगमेश्वर में एक बैठक के लिए शामिल होने के लिए बुलाया। 1 फरवरी 1689 को जब संभाजी महाराज बैठक समाप्त करके रायगढ़ के लिए कूच कर रहे थे, तभी औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने महाराज की सहायता से संगमेश्वर पर हमला कर दिया। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्टिन ने अपनी डायरी में लिखा है, उनके करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दिया। ऑपरेशन गुप्त रूप से किया गया था और सभी ऑपरेशनों की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। मराठों और शत्रु सेना के बीच संघर्ष छिड़ गया। मराठों की संख्या कम हो गई। अपने बेहतरीन प्रयासों के बावजूद मराठा दुश्मन के हमले को पीछे हटाने में असमर्थ रहे। दुश्मनों ने महाराज संभाजी और उनके साथ मौजूद कवि कलश को जिंदा पकड़ लिया। संभाजी को उनके सलाहकार कवि कलश के साथ बहादुरगढ़ ले जाया गया। पहले तो संभाजी को देखकर औरंगजेब को यकीन ही नहीं हुआ और वो जमीन पर बैठकर अपने अल्लाह को याद करने लगा। जैसे ही वो जमीन पर बैठा तभी कवि कलश ने कहा, जो रवि छवि लछत ही खद्योत होत बदरंग, त्यों तूव तेज निहारी ते तखत तज्जो अवरंग।
इसका भावार्थ है कि जिस तरह सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ये राजा अपना सिंहासन छोड़कर तुम्हारे समक्ष आया है। इस दोहे का मतलब जानकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसके आदेश पर कवि कलश की जुबान काट दी गई। औरंगजेब ने उसी वक्त संभाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि वो सारे किले मुगलों को सौंप दे और इस्लाम धर्म कबूल कर ले। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी, मगर संभाजी ने इनकार कर मरना स्वीकार किया। कैदी बनाने के बाद औरंगजेब लगातार संभाजी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालता रहा, लेकिन संभाजी को सिर कटाना कबूल था, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं। औरंगजेब ने संभाजी पर जुल्म की इंतहा कर दी। संभाजी के हाथ और गर्दन को लकड़ी से फंसाकर बेड़ियों में बांधा गया, लेकिन संभाजी औरंगजेब के सामने झुके नहीं। वो औरंगजेब की आंखों में घूरते रहे। औरंगजेब ने संभाजी को नजरें झुकाने के लिए कहा। संभाजी लगातार उसे घूरते रहे, नजरें नीचे नहीं झुकाई। औरंगजेब झल्ला उठा और उसने वीर मराठा संभाजी की आंखें निकलवा ली। ब्रिटिश भारत में डेनिश किकनेड नाम के सिविल सर्वेंट और हिस्टोरियन ने शिवाजी द ग्रैंड रेबल नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और उनके कवि दोस्त कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते उन पर पत्थर फेंके गए, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। इसके बाद उनके एक एक अंग को काटा गया और आखिर में शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने 11 मार्च 1689 को संभाजी का सिर कलम कर दिया। औरंगजेब को हिंदुओं का नरसंहार करने वाला यूं ही नहीं कहा जाता। संभाजी महाराज की हत्या करवाने के बाद उसने मराठा साम्राज्य में दहशत फैलाने की कोशिश की। उसने कई शहरों में संभाजी का कटा हुआ सिर लेकर घुमाया। हालांकि डरने के बजाय मराठों का खून खौल उठा। वो आग बबूला हो गए और साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जीते जी औरंगजेब कभी मराठा साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर पाया और बाद में तड़प तड़प कर मरा। औरंगजेब की क्रूरता के सारे किस्से सुनाने लगूंगा तो ये वीडियो 10 से 20 घंटे का हो जाएगा। उसने न सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार किया बल्कि हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराया। यदुनाथ सरकार ने अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब नाम की किताब में लिखा है, 1644 की बात है, जब वो गुजरात का सूबेदार था। तब उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर में गो हत्या करवाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया। अपने शासनकाल की शुरुआत में औरंगजेब ने ओडिशा के सभी मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था, फिर चाहे झोपड़े के अंदर ही मंदिर क्यों ना हो। औरंगजेब ने 1665 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। 1667 में दिल्ली के कालका देवी मंदिर को ध्वस्त किया। 1669 में काशी में विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया। 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर को ध्वस्त किया। उसने हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पाबंदी लगा दी। उसके शासनकाल के दौरान न तो कोई नया मंदिर बनाया जा सकता था और न ही पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई जा सकती थी। ऐसे क्रूर औरंगजेब में समाजवादी नेताओं को फरिश्ता नजर आता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ अबू आजमी ही नहीं, भगवान राम की नगरी से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद भी औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। अबू आजमी के बयान के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा, अबू आजमी देशद्रोही है। उसने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया, उन्हें संसद से निलंबित किया जाए। अबू आजमी को विधानसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया और एफआईआर भी दर्ज हुई। अबू आजमी बैकफुट पर आए और माफी मांग ली। कहा, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। फिर भी अगर मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता का नुकसान करना है। सदन जनता के लिए चलनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा, जिसमें निलंबन की वजह से अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी पर विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
अबू आजमी की माफी के बाद भी सियासी संग्राम थमा नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, आजमी के इस बयान का मतलब अगर देखा जाए तो काफी बड़ा है। औरंगजेब का महिमा मंडन करने के बाद अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल ये निलंबन तात्कालिक है, लेकिन अबू आजमी को विधानसभा से 5 सालों के लिए निलंबित करने की भी मांग उठ रही है। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये भी सुझाव दीजिए। और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।